Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 31st एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विंग को और एक दूसरे अल्फ़ा को थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज कंडीशन में देख लिया था, जिस वजह से वांगजी के अंदर का अल्फ़ा दोनों भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वांगजी ने विंग को खींचते हुए अपने रूम में लाकर उसे नीचे फ्लोर पर फेंक दिया था. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. वांगजी के फेरेमोन्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड और स्ट्रॉन्ग हो चुके थे. उसमें गुस्सा और जेलेसी साफ नज़र आ सकते थे. विंग ये सब महसूस कर सकता था. विंग को महसूस हो चुका था कि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पर वो उस जगह से ज़रा भी नहीं हिला और वही उसी कंडीशन में बैठा रहा. वांगजी ने विंग को जब रूम के अंदर थ्रो किया था, तब वांगजी ने जो जैकेट विंग को ओढ़ाया था वो उसकी बॉडी से नीचे गिर चुका था. मतलब अब वांगजी के सामने फिर से विंग की वही बॉडी थी और उसी शर्ट में थी जिसमें ऑलमोस्ट वो रिवील हो रही थी. वांगजी ने जब विंग की तरफ ऐसे देखा तो उसे फिर से वो सीन नज़र आने लगा. मतलब उसे और भी गुस्सा आने लगा. वो सीन उसकी आंखों के सामने बार बार फ्लैश हो रहा था और वांगजी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसके विंग को, उसके ओमेगा को किसी और ने ऐसी कंडीशन में देखा, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था. वांगजी की आंखें लाल हो चुकी थी और वो अपने धीमे कदमों से पर बहुत ही गुस्से में विंग की तरफ बढ़ने लगा. वांगजी विंग के सामने नीचे झुका. मतलब विंग और वांगजी एक ही लेवल में थे. वांगजी ने विंग की चिन को टाइटली ग्रैब किया और उसे ऊपर उठाया ताकि विंग वांगजी की आंखों में देख सके, पर विंग ने अपनी नज़रें नीचे झुका रखी थी, जिस वजह से फेस आमने सामने होने के बाद भी वांगजी विंग की आंखों को नहीं देख पा रहा था. मतलब विंग ने ऑलमोस्ट अपनी आंखें बंद ही कर रखी थी. वांगजी ने गुस्से में कहा, लुक एट माई आइज. विंग ने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, ना उसने वांगजी की आंखों में देखा. वांगजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने विंग की जॉ पर जो ग्रिप थी उसे और भी टाइट किया. विंग को दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो वैसे ही बैठा रहा. वांगजी ने उसकी जॉ की ग्रिप को और थोड़ा ज़्यादा ही टाइट करते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहा, आई सेड लुक एट माई आइज. विंग अब वांगजी की आवाज़ से डर रहा था, क्योंकि ये वांगजी नहीं, वांगजी के अंदर का अल्फ़ा था जो विंग को कमांड कर रहा था और विंग उसके सामने पूरी तरह से सबमिसिव हो चुका था. मतलब अब विंग ना चाहते हुए भी वही करेगा जो वांगजी का अल्फ़ा उसे कहेगा. विंग ने हल्के से अपनी पलकें उठाई और वांगजी की आंखों में देखा. वांगजी की आंखें देखकर विंग एक पल के लिए डर गया. इनफैक्ट वो हल्का सा पीछे भी होने के लिए हुआ था, पर वांगजी की ग्रिप विंग के जॉ पर इतनी टाइट थी कि विंग हिल भी नहीं पाया. विंग बहुत डर चुका था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम वांगजी की आंखों में पूरी तरह से गुस्सा देखा था. वांगजी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो बहुत भयानक लग रहा था. वांगजी के एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे. विंग डर रहा था. वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें वक्त देना चाहता था, तुम्हें संभालना चाहता था, तुम्हें समझना चाहता था, पर तुम शायद इन सब चीज़ों के लायक ही नहीं हो. कहा था ना तुम्हें
इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। किसी और के सामने मत जाना। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बातें। विंग बहुत डर रहा था क्योंकि वो एक तो जानता था कि वांगजी जो कह रहा है वो सही है। विंग वांगजी के परमिशन के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता, पर विंग की कोई गलती थी ही नहीं। जो भी हुआ बस वो एक एक्सीडेंट था और वांगजी ने गलत देख लिया था या शायद गलत समझ लिया था। पर विंग में अभी इतनी हिम्मत और इतने गट्स नहीं थे कि वो वांगजी के सामने अपनी आवाज़ या अपना मुंह भी खोल सके। विंग चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। वांगजी ने विंग के जॉ की ग्रिप को और भी टाइट करते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी बॉडी को शो करने का। वांगजी ने ये बात विंग के चेस्ट एरिया पर अपने हाथ को टाइटली घुमाते हुए कहा था। मतलब विंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके ऊपर से ही वांगजी विंग के चेस्ट और बाकी एरियाज पर हाथ घुमा रहा था और वो बहुत रफली अपने हाथ को मूव कर रहा था, जिस वजह से विंग को पेन भी हो रहा था। ऊपर से वांगजी की ग्रिप विंग के जॉ पर भी बहुत टाइट थी। विंग को बहुत पेन हो रहा था और वो बहुत डर भी रहा था, पर वो वांगजी को कुछ भी नहीं कह सकता था। वांगजी ने अपनी उसी कोल्ड और भारी आवाज़ में कहा, तुम्हें अब मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत डेस्परेट हो ना तुम, किसी और के पास ऐसे, किसी और के सामने ऐसे जाने में। चलो तुम्हें मैं बताता हूँ। इतना बोलकर उसने विंग की जॉ को छोड़ दिया और विंग की शर्ट की कॉलर को पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। विंग बहुत डर रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जैसे ही वांगजी ने विंग को उठाया था, विंग ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली थी क्योंकि उसे अब वांगजी की आंखों में देखने से ऑलरेडी ही डर लग रहा था। वांगजी ने विंग को सीधा वहीं से बेड पर फेंक दिया। विंग को हल्का सा दर्द भी हुआ पर अभी वो वांगजी के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। वांगजी ने अपनी शर्ट्स की बटन ओपन करते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग वांगजी को ऐसे देखकर बहुत डर रहा था। विंग के लिए ये सब फर्स्ट टाइम नहीं था, पर फिर भी आज वांगजी का गुस्सा विंग पहली बार सहने वाला था। वांगजी अपने धीरे कदमों से पर बहुत ही खतरनाक ऑरा के साथ विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग लिटरली शिवर कर रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग ने तो वांगजी के फेस की तरफ देखने की बाद में हिम्मत भी नहीं की थी। वांगजी ऑलमोस्ट बेड के पास पहुंच चुका था और विंग उस बेड पर हल्का हल्का पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने अपनी शर्ट्स को ऑलमोस्ट उतार दिया था और उसे नीचे फ्लोर पर फेंक दिया। विंग बहुत डरा हुआ था। वांगजी ने विंग के करीब गया और उसने विंग को अपने दोनों हाथों के बीच ग्रैब करने की कोशिश की, पर इससे पहले विंग बेड पर पीछे जाने लगा। ऑब्वियसली वो वांगजी से बहुत डर रहा था। वांगजी ने विंग के एक पैर को टाइटली ग्रैब किया और उसे अपने नीचे खींच लिया। वांगजी का ये मूव बहुत ज़्यादा रफ था। विंग को बहुत तकलीफ़ भी हुई, पर फिर भी उसने स्टिल अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाली। वांगजी ने विंग को अपने नीचे लाया और उसकी नेक को टाइटली ग्रैब किया और कहा, क्यों उस अल्फा के पास थे तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बहुत कंफर्टेबली उसके ऊपर लेटे हुए थे, तो अब जब मैं ये सब कर रहा हूँ तो बुरा लग रहा है। उसका टच कंफर्टेबल था और मेरा टच डिस्गस्टिंग लग रहा है। तुम्हें सच में तुम भूल चुके हो कि मैंने क्या कहा था।
तुम किससे बिलोंग करते हो? मैंने कुछ दिन तुम्हें छुआ नहीं तो तुम अपने डेस्पिरेशन इतना डेस्परेट हो गए अपनी नीड्स के लिए कि तुम बाहर जाने लगे। इतना बोलकर वो विंग के नेक पर जो अपनी ग्रिप थी उसे लगातार टाइट कर रहा था। विंग ने कुछ भी नहीं कहा था। उसने ना वांगजी की तरफ देखा था, ना उसने वांगजी के हाथ को पकड़ा था ताकि वो विंग का नेक छोड़ सके। इनफैक्ट विंग ने खुद को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया था। वो कोई भी मूव नहीं कर रहा था और उसने अपनी आंखें भी एज ऑब्वियस नीचे झुका ली थी। वांगजी को विंग को ऐसे देखकर और भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग उसके सामने बहुत ही ज़्यादा अब इनोसेंट एक्ट कर रहा था, ऐसे वांगजी को लग रहा था। क्योंकि विंग ऐसा नहीं था। जब फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम वांगजी ने विंग के साथ फोर्स करने की कोशिश की थी तो विंग कंटिन्यू वांगजी के टच को रेजिस्ट कर रहा था, पर अब विंग बिल्कुल इनोसेंट की तरह बिहेव कर रहा था। मतलब वांगजी को लग रहा था कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है और वांगजी अपने गुस्से में इतना पागल था कि अब वो विंग के हर एक्ट को उल्टा ही सोच रहा था, जिस वजह से उसका गुस्सा और कहीं ज़्यादा बढ़ रहा था। वांगजी ने विंग की नेक को छोड़ दिया और वो विंग के शर्ट्स के बटन्स को सीधा फाड़ कर उसने विंग की शर्ट को नीचे फेंक दिया। विंग बहुत डर चुका था और इस एक्शन की वजह से वांगजी के कुछ नाखूनों के निशान, मतलब नेल्स के कुछ निशान विंग की चेस्ट पर आ चुके थे क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से विंग की शर्ट को पकड़ा था और टाइटली खींच लिया था। विंग की चेस्ट अब वांगजी के सामने पूरी तरह से विजिबल थी और वांगजी को विंग को ऐसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस अल्फा ने विंग को छुआ था। मतलब विंग ऑलमोस्ट उस अल्फा के ऊपर था और ये सोचते हुए ही वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विंग की उस शर्ट को विंग की बॉडी से पूरी तरह से अलग कर दिया और वो रफली विंग की चेस्ट और टमी एरिया पर अपने हाथ घुमाने लगा। विंग को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वांगजी के ये एक्शंस बहुत ज़्यादा रफ थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो शांति से वैसे ही लेटा रहा। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी और उसने कुछ भी रेजिस्ट नहीं किया था। वांगजी को विंग को ऐसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांगजी चाहता था कि विंग उसे एक्सप्लेन करे, पर विंग अभी इस कंडीशन में था ही नहीं। वो वांगजी की इन आवाज़ों को, मतलब वांगजी की अल्फा आवाज़ को सुनकर और वांगजी की आंखों को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। इसलिए वो वांगजी के सामने अब कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। पर वांगजी इसे रॉन्ग वे में ले रहा था और उसे लग रहा था कि विंग उसे अवॉइड कर रहा है या उसकी टच को फिर से डिस्गस्टिंग फील कर रहा है, जिस वजह से विंग अपनी आंखें बंद करे हुए है। सिचुएशन उल्टी थी और वांगजी उसे उल्टा ले रहा था, जिस वजह से उसका गुस्से का पारा हर वक्त बढ़ रहा था। वांगजी ने विंग की जॉ को फिर से टाइटली ग्रिप किया और विंग से कहा, क्या हुआ? उस अल्फा का टच पसंद आ रहा था, मेरा टच फिर से डिस्गस्टिंग लग रहा था, पर मैं तो वो इंसान हूँ जिसके साथ तुम 6 मंथ्स तक सो चुके हो, तो ये सब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, तुम भूल गए हो तुम कि तुम किससे बिलोंग करते हो। लान वांगजी इस बॉडी का और इस सोल का मालिक लान वांगजी है और आज रात मैं तुम्हें यह बात बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। इतना बोलकर उसने विंग की जॉ को छोड़ दिया और उसने अपने हाथों को रफली फिर से विंग की बॉडी पर मूव करने लगा। विंग बहुत डर चुका था
और उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी विंग को किस करने के लिए उसके फेस की करीब झुकने लगा, पर विंग ने अपना फेस टर्न कर लिया क्योंकि वांग जी की बातें विंग के दिल को बहुत हर्ट कर चुकी थी। ऑलरेडी विंग बहुत ब्रोकन था। इन 2-3 महीनों में उसने बहुत कुछ सहा था, पर वांग जी अभी अपने गुस्से में पागल था, जिस वजह से उसे विंग का ये मूव भी गलत ही लगा और उसने फिर से विंग की जॉ को टाइटली ग्रिप किया और वो विंग को हार्शली किस करने लगा। विंग अपने लिप्स को ओपन नहीं कर रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने विंग की बॉडी को ऊपर से ही, मतलब विंग अपने फुल क्लोथ्स से ही वो विंग की बॉडी को रफ करने लगा, जिस वजह से विंग को बहुत पेन हो रहा था। पर विंग अभी वांग जी को ये बता नहीं सकता था। विंग फिर भी अपने लिप्स को ओपन नहीं कर रहा था। वांग जी को और गुस्सा आया और उसने विंग से अपना फेस दूर किया और विंग के चेहरे पर एक हार्शली स्लैप किया। विंग इस एक्शन से बहुत डर चुका था और ये 3rd टाइम था कि वांग जी ने विंग को स्लैप किया था। फर्स्ट 2 टाइम तो वांग जी की मजबूरी थी और ये कहीं ना कहीं विंग जानता था, पर आज वांग जी ने बिना विंग की कोई भी बात सुने सीधा विंग को गलत समझ लिया और वो विंग के ऊपर इतना हार्श था कि वो सीधा विंग को मार रहा था। मतलब विंग के लिए ये बहुत पेनफुल बन रहा था। विंग ने फिर भी कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने इतना हार्श स्लैप किया था कि उसके पूरे हाथ के निशान विंग के फेस पर छप चुके थे। विंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना चेहरा साइड को कर लिया। वांग जी ने फिर से विंग की जॉ को टाइटली ग्रिप किया और कहा, मैंने कहा इस बॉडी का ओनर मैं हूँ, सो मेरे साथ कोऑपरेट करो ओमेगा, वरना मैं तुम्हारा आज वो हाल करूँगा कि तुम 1 महीना तो ना बेड से उठ पाओगे ना हिल पाओगे, ऊपर से तुम पूरी जिंदगी भर के लिए इसी 4 दीवारियों में कैद बन के रह जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें बाहर जाने का, तुम्हारी आज़ादी को भी मैं छीन लूँगा। भूलो मत, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, सो मुझे जो करना है वो करने दो, वरना उसका पे करने के लिए रेडी हो जाओ। विंग डर चुका था और उसने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी फिर से उसे किस करने लगा, पर इस बार विंग ने भी अपने माउथ को ओपन किया, पर वो वांग जी को किस बैक नहीं कर रहा था। बस वांग जी ही विंग को हार्शली किस कर रहा था, जिस वजह से वांग जी का पारा और भी चढ़ गया, क्योंकि विंग उसे इक्वली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और वांग जी अब इस सिचुएशन में नहीं था कि वो विंग के इग्नोरेंस को सह सके। वांग जी ने विंग की टंग को हार्शली बाइट कर लिया और वो विंग के लिप्स को भी बाइट कर रहा था, पर विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने वांग जी को वो सब करने दिया जो वो कर रहा था। इस बार विंग ने रेजिस्ट नहीं किया। वांग जी ने विंग के लोअर पार्ट को पकड़ लिया। विंग ने अभी भी अपने नीचे के क्लोथ्स पहने हुए थे, पर वांग जी ने विंग के पैंट के ऊपर से ही उसके लोअर पार्ट को टाइटली ग्रैब किया और वो उसे स्क्वीज करने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब उसके आंखों में आंसू भर चुके थे, पर फिर भी उसने अपने मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकाली थी। वांग जी विंग को सुनना चाहता था। वो विंग के मुंह से अपने लिए बेग सुनना चाहता था। वो चाहता था कि विंग इन सब चीज़ों को रेजिस्ट करे या एटलीस्ट वांग जी को एक एक्सप्लेनेशन दे कि बाहर जो हुआ वो क्या था, पर वांग जी ये मुंह से बोल नहीं रहा था
और विंग अपना मुंह खोल नहीं रहा था, जिस वजह से दोनों में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। वांग जी ने जब देखा कि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा, इनफैक्ट वो अपने मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकाल रहा, वांग जी को और गुस्सा आया। वो विंग के ऊपर से हट गया और उसने विंग की पैंट की बेल्ट को अनबकल करके हार्शली खींच लिया। उसने उस बेल्ट को साइड को फेंका और विंग की पैंट को भी उतार दिया। विंग बहुत डर चुका था क्योंकि वांग जी के ये सारे एक्शंस इस बार सच में जानवरों जैसे थे। विंग समझ चुका था कि आज रात उसकी खैर नहीं है। वांग जी उसे ऐसे तो जाने देने वाला नहीं है। उसने वांग जी की तरफ देखा और फिर से अपनी नज़रें नीचे कर ली। विंग ने भी वांग जी ने भी विंग को देख लिया था जब विंग उसकी तरफ देख रहा था, पर जैसे ही विंग ने वांग जी के ऊपर से नज़रें हटाई, वांग जी को फिर से वही फीलिंग आई कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है, जिससे वांग जी का गुस्सा और भी बढ़ने लगा। वांग जी ने अपनी बेल्ट को निकाला और अपनी लोअर गारमेंट्स को भी निकाल दिया। अब वो दोनों भी एक दूसरे के सामने बिल्कुल न्यूड खड़े थे। विंग ने अपनी नज़रें नीचे मतलब दूसरी तरफ कर रखी थी और वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी ने विंग की चेस्ट पर हल्के से बहुत सॉफ्टली हाथ घुमाया। विंग को इस एक्शन से बहुत ज़्यादा शिवर होने लगी क्योंकि वांग जी अब तक उसके साथ हाश था। अचानक इतना सॉफ्टनेस विंग बेयर नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि वांग जी कुछ बहुत खतरनाक करने वाला है। वांग जी ने अपने हाथों को मूव करते हुए विंग के लोअर पार्ट की तरफ लेके आया और उसने अपने हाथों में विंग के लोअर पार्ट को बहुत टाइटली ग्रैब कर लिया। विंग बहुत दर्द में था। उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल ही गई, जिससे वांग जी हल्का सा सेटिस्फाइड भी हो गया क्योंकि वो यही तो सुनना चाहता था। उसने वैसे ही एक हाथ से विंग के लोअर पार्ट को पकड़ते हुए वो विंग की तरफ झुका और दूसरे हाथ से उसने विंग की नेक को टाइटली ग्रैब करते हुए विंग से अपने उसी कोल्ड ट्यून में कहा, कम ऑन बेबी बॉय, मेरा नाम जानते हो ना? सो अब तुम मेरे लिए मौन करोगे और मेरे नीचे हेल्पलेसली ऐसे ही मेरे सामने बेग करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे उस अल्फा की और तुम्हारी मैं दोनों की खबर बहुत अच्छी तरीके से लूँगा। सो डिसाइड करो, या तो मुझे सेटिस्फाइड करो या दोनों भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरा अल्फा नहीं है। आपने मिस। पर इससे पहले कि विंग आगे कुछ कह पाता, वांग जी ने विंग के गले पर अपनी जो ग्रिप थी उसे और टाइट करते हुए कहा, अब तुम्हें, जब मैंने उसे मारने की धमकी दी तब तुम्हें अचानक आवाज़ आ गई और तुम अपने लिए नहीं उसके लिए मेरे सामने बेग कर रहे हो। वांग जी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि विंग को खुद की जान की या खुद की कोई फिक्र नहीं है। ऑब्वियसली उसने हमेशा दूसरों के लिए ही ज़िंदगी जी है। जियांग चैंग के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस किया, फिर से मैडम यू के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस किया। तो वांग जी को यही लग रहा था कि उस अल्फ़ा को बचाने के लिए, उस अल्फ़ा को वांग जी के हाथों से बचाने के लिए विंग अभी फिर से उस अल्फ़ा के लिए ही आवाज़ ले रहा है या स्टैंड ले रहा है, जिससे वांग जी और भी गुस्सा हो गया और वांग जी ने ये सब कह दिया। विंग ने फिर से अपनी रुआसी आवाज़ में कहा, सच में जो आपने देखा वो सही नहीं है। वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं ऐसा कुछ। पर इससे पहले कि विंग आगे कुछ अपनी बात कंटिन्यू कर पाता,
वांगजी रफली उसे किस करने लगा और उसने विंग के लोअर पार्ट को भी अपने हाथों से स्क्वीज करना स्टार्ट कर दिया। विंग अब कुछ भी नहीं कह रहा था, वो शांति से वैसे ही लेटा हुआ था। इनफैक्ट अब उसने खुद की बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वांगजी अपने दिल जैसा उसके साथ नहीं कर लेता तब तक ना वांगजी का गुस्सा शांत होगा, ना वांगजी विंग को छोड़ेगा। इसलिए उसने यही डिसाइड किया कि अब वांगजी को कुछ भी कहना बेफिजूल है और वांगजी का गुस्सा शांत होने का इंतज़ार वो करने लगा। वांगजी ने विंग को बहुत हार्शली टच कर रहा था। विंग बहुत दर्द में था और अब वो जैसा वांगजी ने उससे कहा था वो वांगजी के लिए मौन करने लगा और दर्द में ऑलमोस्ट वो मौन नहीं कर रहा था, चीख रहा था। विंग को बहुत पेन हो रहा था। बाकी सब घर में थे पर विंग और वांगजी का रूम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से बाहर किसी को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। और बेचारा विंग उसकी बेड पर बैंड बजी पड़ी थी, पर वो किसी को ना हेल्प के लिए बुला सकता था, ना वो इस डोमिनेटेड और ख़तरनाक अल्फा को अपने आप से हटा सकता था। विंग अभी सिर्फ चिल्लाने के या वांगजी के ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वांगजी ने विंग को बहुत ही ब्रूटली किस करने के बाद उसे सीधा टर्न कर दिया। अब विंग की बैक वांगजी की तरफ थी। वांगजी ने विंग के बैक पर स्लैप मारना स्टार्ट किया। वांगजी विंग को बहुत ब्रूटली हिट कर रहा था। विंग को बहुत पेन हो रहा था। उसके बम पे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो वांगजी को रोक नहीं सकता था। उसने जस्ट अपने फेस को एक पिलो में दबा दिया और वो साइलेंटली वैसे ही क्राई करने लगा, क्योंकि वो अब वांगजी को कुछ भी नहीं कह सकता था, ना वो वांगजी को रोकने की हिम्मत कर सकता था। क्योंकि अगर विंग कुछ भी रेजिस्ट करने की कोशिश करता तो वांगजी फिर से विंग को वही कहता कि तुम्हें मेरा टच डिस्गस्टिंग लग रहा है। और विंग ना अभी सुनना चाहता था, ना वांगजी को यह महसूस करवाना चाहता था, जिस वजह से वो शांति से वैसे ही लेटा रहा। वांगजी ने विंग के चेहरे के नीचे से वो उस पिलो को खींच लिया और उसे दूर फेंक दिया और वैसे ही पीछे से ही विंग के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, मैंने कहा चिल्लाओ वरना मुझे और भी गुस्सा आ जाएगा। तुम चाहते हो कि मैं और गुस्सा हो जाऊं? तब विंग ने अपने हेड को हल्का सा शेक किया नो में। तब वांगजी ने कहा, सो गुड, अब मेरा नाम लो। इतना बोलकर उसने बिना किसी परमिशन के विंग की बैक को हल्का सा ऊपर किया और वो सीधा विंग में एंटर हो गया। विंग इससे बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्क्रीम करने लगा। उसे बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि ये सब उन्होंने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के बाद किया था, जिस वजह से विंग को प्रिपेयर भी वांगजी ने नहीं किया था और विंग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रहा था। विंग बहुत स्क्रीम कर रहा था। वांगजी ने विंग के फेस को पकड़ा और कहा, मैंने कहा चिल्लाओ मत, मेरे नाम से मान करो बेबी बॉय, वरना तुम्हें इसकी और भी हार्ड पनिशमेंट मिलेगी। इतना बोलकर वो विंग के अंदर खुद को बहुत रफली मूव करने लगा। विंग अब ऑलमोस्ट रो चुका था। जो आंसू उसने कब के अपने आँखों में रोके हुए थे अब वो नीचे गिर रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रहा था, पर उसने वांगजी को कुछ नहीं कहा और वो वांगजी का नाम लेने लगा। वांगजी इस बात से थोड़ा सा सेटिस्फाइड था, मतलब उसका गुस्सा हल्का सा कम होने लगा। एक राउंड वैसे ही फिनिश करने के बाद और ये टॉर्चर विंग ने करीबन 1 घंटे सहने के बाद वांगजी सेटिस्फाइड हो गया और उसने विंग को छोड़ दिया। वो
खुद भी विंग से अलग हो गया और साइड में लेटकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। विंग वैसे ही लेटा हुआ था। उसकी बॉडी में अब थोड़ी भी जान नहीं बची थी, पर फिर भी वो शांति से वैसे ही लेटा रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा, ना उसने फिर से वांग जी के सामने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की। वांग जी ने कुछ 2 या 3 मिनट के बाद ही विंग को फिर से सीधा कर दिया। विंग अब बहुत डर चुका था, क्योंकि वांग जी आज बहुत हार्श था और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। विंग ने वांग जी को रोकने के लिए कहा, प्लीज़ प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बहुत बहुत पेन हो रहा है। तब वांग जी ने विंग की जॉ को टाइटली ग्रिप करते हुए कहा, मेरे बेबी बॉय को पेन हो रहा है, पर तुम तो उस अल्फा के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली लेटे हुए थे, तब तुम्हें पेन नहीं हो रहा था। तो अब इस पेन को बियर करो बेबी बॉय। इतना बोलकर उसने विंग की दोनों लेग्स को अपने शोल्डर के ऊपर रख दिया। विंग ने वांग जी के सामने ऑलमोस्ट बेग करते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे बहुत पेन हो रहा है। तब वांग जी ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे हैंडल करो और तुम्हें ये सब करना ही होगा। अगर तुमने फिर से स्क्रीम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा इस बार, बस मेरे नाम से ऑन करो। इतना बोलकर वो विंग के अंदर फिर से एंटर हो गया और वो विंग को पुश करने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने वांग जी की चेस्ट पर अपने हाथ को रखा और वो वांग जी को बैक पुश करने लगा, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने विंग के दोनों हाथ को टाइटली ग्रैब किया और उसे विंग के हेड के ऊपर पिन कर दिया और वो विंग के चेहरे के पास जाने लगा। विंग ने तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और विंग की ये हरकतें अब उसे और भी गुस्सा दिला रही थी। उसने विंग के ईयर लॉब की तरफ जाते हुए उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहा, तुम किससे बिलोंग करते हो विंग? विंग बहुत डर रहा था, वो काँप रहा था, जिस वजह से उसका वांग जी की तरफ या वांग जी की बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। इसीलिए विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी और भी गुस्सा हो गया और वो हार्डली विंग को पुश करने लगा। विंग ऑलमोस्ट क्राई कर रहा था। वांग जी ने फिर से विंग की ईयर में लगभग अब थोड़ा लाउडली विस्पर करते हुए ही कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम किससे बिलोंग करते हो विंग? इतना बोलकर वो दूसरे हाथ से विंग की चेस्ट को हार्डली टच करने लगा। विंग बहुत डर चुका था, उसे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया और अपनी कांपती आवाज़ में कहा, मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ। वांग जी को ये सुनकर थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला। उसने विंग को और भी ज़ोर से पुश करते हुए कहा, इस ओमेगा का अल्फा कौन है? तब विंग ने फिर से अपनी उसी कांपती आवाज़ में कहा, लान वांग जी। अब वांग जी के होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी, पर वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, वो एक क्रीपी स्माइल थी। वो विंग को और भी हार्डली पुश करते हुए उसने विंग को फिर एक बार पूछा, तो ये बॉडी और ये सोल किससे बिलोंग करती है? विंग ने फिर से कांपते हुए कहा, तू आपसे। वांग जी के चेहरे पर अब एक सेटिस्फैक्शन स्माइल थी। उसने विंग के ईयर लॉब को टाइटली बाइट कर लिया। शायद विंग के ईयर लॉब से भी अब हल्की सी ब्लीडिंग तो होने ही लगी होंगी, क्योंकि
वांग जी ने उसे बहुत हार्शली बाइट किया था। विंग ने हल्की सी स्क्रीम की क्योंकि उसे एक्सट्रीम पेन हो रहा था। अब वांग जी ने विंग की जॉ को टाइटली ग्रैब किया अपने दूसरे हाथ से और उसे फिर से कहा, लुक एट माई आइज माई ओमेगा। विंग ने इस बार रेजिस्ट नहीं किया और उसने तुरंत वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, बोलो यू बिलोंग टू मी। बोलो कि तुम्हारी बॉडी मुझसे बिलोंग करती है। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने यह सब विंग से बहुत गुस्से में कहा था, पर फिर भी विंग ने कहा, मैं आपसे बिलोंग करता हूँ। मैं मेरी बॉडी आपसे बिलोंग करती है। वांग जी विंग के थर्ड सेंटेंस का मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ इस सेंटेंस का वेट कर रहा था, पर विंग ने वो सेंटेंस नहीं कहा और उसने जस्ट अपने हेड को दूसरी तरफ मोड़ लिया। वांग जी और भी गुस्सा हो गया क्योंकि इन दोनों सेंटेंस से ज़्यादा ज़रूरी थर्ड सेंटेंस था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी ने विंग को हार्डली पुश किया जिससे विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। वांग जी ने विंग की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहा, मैंने कहा बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी आंखों को और भी कस के बंद कर लिया और अपने चेहरे को वांग जी के चेहरे से हल्का सा दूर कर लिया। मतलब विंग का चेहरा वांग जी के जो करीब था उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ के हल्का सा शिफ्ट किया। वांग जी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये इकलौता सेंटेंस था जो वो विंग के मुंह से सुनने के लिए डेस्परेट था। वांग जी ने विंग की हेयर्स को ग्रैब किया और उसके फेस को फिर से अपने फेस के सामने लाते हुए कहा, मैंने कहा बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, डैम इट। पर विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग की आंखें अभी भी बंद थी। वांग जी बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि विंग उसे ये कह ही नहीं रहा था कि वो उससे प्यार करता है और विंग ये कहना भी नहीं चाहता था। हाँ, उसकी बॉडी वांग जी से बिलोंग करती है, उसकी सोल वांग जी से बिलोंग करती है, वो खुद वांग जी से बिलोंग करता है। शायद उसका दिल भी वांग जी से बिलोंग करता है, पर उसका दिल वांग जी के लिए कभी नहीं धड़केगा। विंग वांग जी से प्यार नहीं करता, ना वो वांग जी के लिए कुछ फील करता है, और ख़ासकर इस जानवर से जो उसके ऊपर है, इससे तो विंग अब और भी नफ़रत करने लगा है। उसे वांग जी का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर फिर भी वो मजबूर है, वो हेल्पलेस है। आफ्टर ऑल वो एक नौकर है, एक कैदी है, एक प्रिजनर है इस घर में, और वांग जी का वो एक गुलाम है। तो ऑब्वियसली वांग जी विंग की बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो इस बॉडी का मालिक है, पर विंग का दिल, उस पर वांग जी राज नहीं कर सकता। अगर वो इस बॉडी में है इसलिए उस पर भी वांग जी का हक भी है, तो भी उस दिल में जो फीलिंग्स है वो वांग जी के लिए नहीं है। वो इनफैक्ट अब उस दिल में फीलिंग्स ही नहीं है क्योंकि अब विंग की लाइफ में कोई है ही नहीं जिससे वो अपना कह सके। उसे हर एक ने धोखा दिया है, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है यह कह देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये विंग नहीं कह सकता, इसीलिए उसने वांग जी से कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट वो वांग जी का ये टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है। वांग जी ने विंग की जॉ को फिर से टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, डैम इट, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। से यू लव मी, से यू लव मी इडियट। पर विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी विंग की हेयर पर जो अपनी ग्रिप थी उसे और भी टाइट कर रहा था ताकि विंग एटलीस्ट उस पेन में तो भी
ये कन्फेस कर दे कि वो उसे प्यार करता है, पर वो कहते हैं ना, प्यार मजबूरी में नहीं होता। ये बात वांग जी को समझा कर सब थक चुके हैं, पर वांग जी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसकी सज़ा अब विंग को मिल रही है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.